नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो इस वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे, उनका किस तरह का इंटरव्यू रहा और किस तरह की उनकी जर्नी थी, किस तरह से उन्होंने तैयारी वगैरह करी, ओवरऑल मतलब स्ट्रेटजी वगैरह कैसी थी सर की। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसा इंटरव्यू हुआ सर आपका? लास्ट ईयर भी मैं दिया था जी। तो इन कंपेयर टू लास्ट ईयर इट वाज ऑन द बेटर साइड, आई वुड से। इस बार अच्छा था? अच्छा था, इस बार अच्छा था। ओके सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह। मेरा नाम रवि कुमार है जी। दिस इज माय 5th अटेम्प्ट। ओके, लास्ट ईयर 4th अटेम्प्ट में मैं पहली बार मेंस लिखा और इंटरव्यू तक पहुंचा, बट कुछ नंबर से रह गए। इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था लास्ट ईयर, तो दैट वाज द थिंग। इस साल अच्छा हो। मैं पटना का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरी डिग्री इंजीनियरिंग में है, NIT जमशेदपुर से मैं पढ़ा हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यही मैं बताऊंगा, और क्या बताऊंगा। ओके सर, ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शन मेरी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ओके, तो इंटरव्यू में किस तरह के मतलब माहौल क्या था वहाँ का, किस सवाल से आपकी शुरुआत होती है? देखो, मैं तो यही बताऊंगा कि लास्ट ईयर ना मेरी सेम बोर्ड थी। अच्छा। और मेरे नंबर अच्छे नहीं थे, तो जब मैं सुना कि वही बोर्ड है, तो लिटरली इट गॉट मी लाइक व्हाट टू डू काइंड ऑफ सिचुएशन। तो फिर भी मैंने सोचा कि इफ यू इमेजिन द वर्स्ट ना, एंड व्हेन यू आर accommodating that into your mind, you become little relax। तो मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए पॉजिटिव ही हुआ, क्योंकि आप जब नए बोर्ड पे जाते हो तो नया एक्सपीरियंस होता है। अभी मैं लास्ट ईयर इस बोर्ड में ऐसा किया था, तो आई कैन एटलीस्ट टेल माई सेल्फ दैट कि लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा अच्छा किया हूँ, तो आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग ओके ऑन अ बेटर साइड। सो यही मैं बताऊँगा। बाकी डेफ पे ज़्यादा हुआ है मेरे, तो डेफ में मेरे स्टार्टअप्स के बारे में चीज़ें लिखी हुई थी। मैंने प्लांटेशन ड्राइव करा रखा है कॉलेज में, उससे क्वेश्चंस थे। किस तरह के सवाल थे? प्लांटेशन ड्राइव पे उनका क्वेश्चन था कि क्या किए और क्या स्टेटस निकला, लाइक 1000 प्लांट्स लगे तो कितने बचे, तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने बताया कि अभी क्या स्टेटस है उनका, तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अराउंड स्ट्रक्चर्स बन गए, तो लोग आते हैं, बैठते हैं, कम्युनिटी डेवलप होती है, कॉलेज में अच्छा इन्वॉल्वमेंट बनता है। ये सब चीज़ें मैंने बताया उनको, तो देवर लाइक ओके कि हाँ ठीक है, मतलब तूने कुछ करा तो ऐसा अच्छा हुआ है। वैसे ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड लगभग सवाल हो गया है ना? हाँ, और एक स्टार्टअप से था। हाँ। तो स्टार्टअप में उन्होंने मेरे से पूछा कि 3 आइडियाज़ बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो मैंने उनको बताया कि डिफेंस में एक नाइट विजन कैमरा होता है, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब ये स्टार्टअप्स आएंगे तो वो हम लोग दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है, तो अगर स्टार्टअप्स वहाँ पे आती है और अगर कुछ तरीके से इकोसिस्टम में हम लोग एफिशिएंट बना सकते हैं, तो स्टार्टअप कैन हेल्प फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ऐसे उनको मैंने बताया स्टार्टअप पे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हो कॉलेज में, तो उन्होंने फिर पूछा कि अपने सिटी को तुम कैसे देखते हो। तो फटाक से मेरे को एक डेटा याद था स्वच्छ सर्वेक्षण का, कि पटना की रैंकिंग समथिंग 75-78 ऐसा कुछ काफी नीचे। आई कुड नॉट एबल टू रिमेम्बर एग्जैक्टली द रैंक ऑफ इट, बट मेरे को आइडिया था कि 70 से ऊपर ही है। तो मैंने उन्हें बताया 78th रैंक है, तो उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन आई होप वो सही ही होगा। तो उन्होंने बताया कि तो ये तो बहुत अच्छी रैंक नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि जो लोग हैं ना, उनके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि आई एम गिविंग दिस मच मनी टू द म्यूनिसिपैलिटी, तो म्यूनिसिपैलिटी इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। सिविक सेंस वो नहीं आया है। दूसरा, फिर मैंने बताया कि चूंकि रैंक कम है तो पोटेंशियल भी बहुत हाई है अच्छी होने की। अगर वो 5-6 रहता है तो पोटेंशियल कम रहता है। चूंकि लोग वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, तो चीज़ें सही हो सकती है। और म्यूनिसिपैलिटी को जिस तरीके से ऑटोनॉमी दी जा रही है, तो उन्होंने भी डोर टू डोर चीज़ें लेके आई है, और फिर रिसाइकलिंग कैपेसिटीज़ भी डेवलप हो रहे हैं। तो आई सी फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन दैट फ्रंट। आई अप फ्रंट टोल्ड दिस टू हिम, तो उन्होंने अच्छा, मतलब इसको स्माइल तो कर ही रहे थे। आई एम एक्सपेक्टिंग उनको अच्छा लगा होगा। तो आप सेटिस्फाइड हैं आपके अपने इंटरव्यू से? देखो यार, जब लास्ट ईयर ऐसी एक्सपीरियंस हो जाती है ना, तो यू फील लिटिल एट अनईज, तो उसके कंपेयर में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आती है, तो यू फील एटलीस्ट गुड। आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर, बट एटलीस्ट
when you have the reference point na, it becomes the reference point for you. So this is what I would like to say. ओके, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, तो यहाँ से सवाल थे। ज्योग्राफी से थे कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट क्यों है। मैंने उन्हें बताया IoT वगैरह है, तो उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी का क्या है स्मार्ट में रोल है। मैं बताया कि ये तो मेरे लिए पूरा बाउंसर टाइप का चीज़ था। तो फिर उन्होंने खुद ही मैंने उन्हें बताया कि वाटर सिक्योरिटी है, वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्मार्ट के अंदर, तो ज्योग्राफी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वहाँ पे। पोरोसिटी वगैरह चीज़ें मैं बताया उनको। फिर मैं बताया कि लैंड को इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए भी लैंड होना चाहिए, दैट ज्योग्राफी प्रोवाइड्स यू। तो उन्होंने बताया ये सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर एक रेफरेंस बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर यूज्ड टू बी विंड, जो रोड को थोड़ा साफ करके जाता, तो उसको तुम कैसे देखते हो। मैं उनको बताया कि भाई अब उनको तो थोड़ा तो करना होगा। तो फिर मैं बताया कि सर इट इज़ एडिंग अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम द सिटी पर्सपेक्टिव, सो आई वुड लाइक टू टेक इट एज अ विजडम एंड आई विल रीड मोर अबाउट इट। तो मैंने इनको ऐसा हॉबीज वगैरह से थे सवाल, आपकी हॉबीज क्या हैं इसमें, कि एक हॉबी ही है या एक से ज्यादा आपने हॉबीज बढ़ी हैं इसमें? मैंने 2 हॉबीज़ रखी है। स्पोर्ट्स मेरा ब्रांड था, ठीक है। हॉबीज़ मैंने रखी है कि मैं स्टार्टअप से रिलेटेड शो देखता हूँ। तो मेरी डैफ ऐसे थी कि स्टार्टअप निकल के आ रहा था, ये बंदा स्टार्टअप का है। उन्होंने पूछा कि तुम स्टार्टअप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहोगे, फिर तुम कंटिन्यू क्यों नहीं किए। तो मैंने उन्हें बताया कि इट इज़ लेस अबाउट अबंडनिंग दिस पाथ बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग दिस एंड इट इज़ मोर अबाउट ज्वाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि मैं खुद को इमेजिन करता हूँ कि वहाँ पे आई यूज्ड टू हैव अ लॉन्ग डिस्कशन विद माई फादर इन द चाइल्डहुड। ही इज़ द वन हु इंस्पायर्ड मी टू थिंक बिग एंड टू थिंक फ्रॉम द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूशन परस्पेक्टिव। सो उसको इनकलकेट करते हुए मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो मेरी ये नेचुरल चॉइस बन गई। तो मैंने उन्हें ये बताया। फिर उन्होंने बताया कि शार्क टैंक कैसे कंट्रीब्यूट करता है, मतलब स्टार्टअप का शोध, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए या कुछ है। फिर मैंने एक रिसेंट में देखा था कि गांव का भी एक स्टार्टअप करके जुगाड़ू कमलेश, आप लोग भी देखे होंगे। तो मैंने बताया कि सिर्फ ये फंडिंग ही नहीं देता है, ये इंस्पिरेशनल वैल्यू भी क्रिएट करता है। तो गांव में जाके वो बंदा देखा कि शार्क टैंक जैसी कुछ चीज़ होती है, और उसने सोचा कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम द मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड ही मेड अ व्हीकल आउट ऑफ इट। तो वो शार्क टैंक पे लेके आया। तो कंट्रीब्यूटरी है, पब्लिसिटी तो नहीं है। हाँ, अभी अब आपने एक शब्द बोला बाउंसर, यहाँ पे आप सवाल पूछा गया, वो आपको लगा कि ये बाउंसर सवाल है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, वहाँ पर भी बहुत सारे सवाल का ये ऐसे हो है जो आपको लगता है बिल्कुल बाउंसर है, ऊपर से निकल रहे हैं। कैसे हैंडल करें उन सबको, चाहे यहाँ की बात करें या फिर एग्जाम हॉल की बात करें? देखिए मैं इंटरव्यू को पहले बताता हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी रिसेंट थिंग। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बाउंसर में ऐसा है कि अगर आप पहली बार दे रहे हो तो चीज़ें थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग ना हो जाए। आप थोड़ा माहौल को देख के एक्साइटेड मत रहो, थोड़ा काम रहो, ठीक है। दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ आप आए तो थोड़ा सा चीज़ें नई है, फोटोशूट चल रहा है वगैरह चल रहा है, आप इनसे थोड़ा सा काम रहो टिल द टाइम योर इंटरव्यू इज़ कम्प्लीट, ठीक है। वो करके आप थोड़ा रह सकते हो। जो एग्ज़ाम के अंदर जो इंटरव्यू चल रही है उसकी बात करें तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको नहीं पता है तो पॉज ले सकते हो, पॉज ले लो आप 5 सेकंड का, 6 सेकंड का। 6 सेकंड के बाद भी अगर आप बोलते हो कि सर आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प द कोर आइडिया ऑफ इट बट आई विल रीड मोर अबाउट इट, ऐसा कुछ करके बता सकते हो तो बता दो। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है कि अगर आप बहुत कूल कंपोज रहो तो 5-6 सेकंड में माइंड आप इतना पढ़ रखे हो तो वो आता है, कुछ ना कुछ तो माइंड प्रोड्यूस करता है, उसको आप अच्छे से फ्रेम भर करके बता दो। आपने डिग्री IIT से की है जैसे आपने बताया? NIT जमशेदपुर। अच्छा, NIT जमशेदपुर, ओके ठीक है, NIT से की है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि NIT और IIT वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या माइंडसेट होता है उनका? क्योंकि अगर रेशियो देखा जाए तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग वालों का और उसमें भी NIT IITs वालों का जो रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पास आउट ज़्यादा निकलते हैं वहाँ से, मतलब UPSC को जो क्रैक कर पाते हैं। क्या माइंडसेट रखते हैं वो, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं? देखिए मैं तो ये कहूँगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ओन जर्नी। मेरी 3 प्रीलिम्स नहीं हुई थी, ठीक है। अगर मैं 3 के बाद छोड़ता आई वुड नॉट हैव स्टैंडिंग हियर, ऐसा। लेकिन जहाँ तक माइंडसेट की बात है तो थोड़ा सा वो एंड रश की हम लोग में आदत होती है, ठीक है, कि कर लेंगे, दैट मे बी इट्स अ सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस यू कैन से। लेकिन उसको उस तरीके से भी नहीं देखना चाहिए। इट्स अ वेरी वाई एनालिसिस कि ये क्यों, वो क्यों, लॉजिक ढूंढना थोड़ा। और ये चीज़ें इंजीनियरिंग के साथ ही नहीं होती। अगर आपकी माइंड उस तरीके से माइंडसेट डेवलप हो गया है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच और इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री, आई नो मेनी पीपल हु बिलोंग टू द आर्ट्स बैकग्राउंड
एंड दे आर डूइंग लाइक वे ग्रेटर देन मी ऑल्सो, ठीक है। और उनकी माइंडसेट वैसे, आप ना रेशनैलिटी के फ्रंट पे लोगे तो डिग्री डजेंट मैटर, लाइक प्रोफेशन डजेंट मैटर। मेरा तो यही मानना है, अगर आप आर्ट्स के भी हो, अगर आपकी रेशनैलिटी और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो यार डिग्री मैं तो मानता हूँ कि वो इररिलेवेंट ही है। हाँ। ओके, क्या लगता है आपको कि अभी आपने जो 5 अटेम्प्ट हो गए आपके, कहाँ कुछ कमियां रह गई थी पिछले अटेम्प्ट्स में? क्या कुछ आपने जिस अभी जैसे आप इस बार आपने चेंजेस किया होगा, कुछ और चेंजेस किए होंगे, क्या लगता है पूरी होल जर्नी में जो 5 अटेम्प्ट की जर्नी है, कहाँ पर चीजें कमियां रही, कहाँ पर मतलब लैक रहा आपकी प्रिपरेशन में? मैं तो इसको लैक की तरफ से तो मैं नहीं देखना चाहूँगा, मैं इसको एनरिचिंग एक्सपीरियंस के रूप में देखता हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे सब लोग बोलते हैं ये मेरा काउंट नहीं होगा, तो मैं भी कहूँगा इसको भी काउंट मत करो, लेकिन मैं काउंट कर लेता हूँ चलो। हाँ। तो वो तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी, एक चीज़ मैं जो गलती किया था कि आई डिड नॉट इमेजिन कि मेरे को कितना अटेम्प्ट देना है, आई ओनली इमेजिन कि मेरे को ये करना है। ये गलती ना करे कोई, तो अटेम्प्ट्स रेशनलाइज किए जा सकते हैं। दूसरे अटेम्प्ट्स में I failed marginally by 2-3 marks in the prelims itself. But because I had a good contact with the people who have already cleared this examination, so I was very lucky to have a guidance from them. उन्होंने बोला तू मेंस पे फोकस करते रहे, even if you are not qualifying for this. उन्होंने एक लाइन बोला था, मैं वो बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि आप ना ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनकी 6 प्रीलिम्स नहीं निकली हो, लेकिन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी 6 मेंस नहीं निकली हो, ठीक है। तो मेरी 3 प्रीलिम्स नहीं भी निकली थी, तो दैट लाइन यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो 3 के बाद भी आई डिसाइडेड टू गो फॉर MBA साइड पे थोड़ा सा किया। आई क्वालिफाइड फॉर द टीस एग्जामिनेशन एज वेल, मेरे को सीट मिल गई थी वहाँ पे, लेकिन उसी साल मेरा प्रीलिम्स भी हुआ था। बट बिकॉज आई वॉज मोर इंक्लाइन टू दिस, मैं बोला यार पहली बार मेंस लिखने का मौका मिला, थोड़ा करके देखते हैं, तो मैं किया इसको। और because of the wisdom that I was getting from the selected people, so they were telling कि तू मेंस पे फोकस करके रख, तो I was focusing on that, so that really helped me to clear the mains in the very first attempt. I had a very good marks, but because last year the interview was not according to situation, तो चीज़ें रह गई थोड़ा। इस साल दोनों साइड थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो I am just hopeful कि थोड़ा सही हो जाए कुछ इस बार। सर बताइए थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में, और अच्छे से थोड़ा डिटेल में बताइएगा, ताकि बच्चे जो देख रहे हैं उनको चीजें एकदम क्लियर हो जाएं, ताकि उनको बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं तैयारी के दौरान। क्या कहेंगे आप? देखो मैं तो कुछ नया बोलूँगा नहीं। जी बिल्कुल। बाकी लोगों ने कह रखा है, किताबें वही है, आपको बस कोशिश ये करना है कि गेट अ कॉन्फिडेंस, and that confidence will come from the questions that are repeatedly coming. करंट अफेयर पे क्वेश्चन अगर मान लो लास्ट ईयर आ गई, बिकॉज आप उस टाइम स्केल पे नहीं थे, तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 2018 का पेपर उठा के देखोगे, वहाँ पे करंट अफेयर की क्वेश्चंस आपको नहीं बनते दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप 2018 में नहीं थे। जी बिल्कुल। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि आप स्टैटिक को बहुत मजबूत कर लो, बिकॉज selection of the prelims is all about how strong you are at the static quality. इन सारी चीज़ों को आप इस तरीके से कोर एस्पेक्ट के रूप में अंडरस्टैंड करो कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो एटलीस्ट यू कैन सी दिस फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, स्पीकर का चैप्टर पढ़ रहे हो, आप ना जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आ रही है, तो आप स्टैटिक को कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हो उस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हैबियस कॉर्पस है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स है। तो एक मैं अपनी एक शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक बार, मेरे को कैसे कॉन्फिडेंस आया मैं वो बताता हूँ। कि जब मैं पेपर पढ़ रहा था, मैंने देखा कि कोई एक प्राइवेट, मतलब कि मान लो मैं आपको वो आपको रख रखा हूँ अपने पास, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला मेरे को कि यू लीव दिस पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हैबियस कॉर्पस, है ना। तो when you relate this kind of applied nature of any static knowledge, you get a confidence. तो prelims is all about confidence, ठीक है। स्टैटिक पढ़ो, करंट अफेयर छोड़ दो मेरे हिसाब से, ठीक है, और उतना ही पढ़ो करंट अफेयर जितना तुम मेंस में उसको लिख सको, ठीक है। प्रीलिम्स में आएगा भी तो वैसे करंट अफेयर आते हैं जो बहुत फेमस है, और प्रीलिम्स के पेपर का बहुत एक परफेक्ट सा विजडम रहा है। वो क्वेश्चन इजी, इतने इजी रहेंगे
कि वो सब लोग बनाएंगे और कोई क्वेश्चन इतना हार्ड रहेगा कि वो कोई नहीं बनाएगा। तो कट ऑफ डिसाइड होगा किससे? इजी वाले से। फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सेल थ्रू दिस एग्जाम। नोट्स बना लेने चाहिए क्या? यार मेंस के हिसाब से नोट्स बना लो न्यूज़पेपर का, उसमें के आइडियाज निकालो, ठीक है। अब जैसे सोशल मीडिया है, एक टर्म होता है, मेरी डैफ में सोशल मीडिया भी थी, गेमिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया। ये बहुत अच्छा सा टर्म है। बिकॉज ऑफ दिस टर्म इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंक्ट बिटवीन द टू। लोग और ज्यादा इंटरेक्टिव हो रहे हैं इस पे। तो ऐसे करके आप थोड़ा अच्छे अच्छे टर्म्स निकाल के रखो ताकि वो आपको थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज दे, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट टेस्ट स्पीड। ऐसे आइडियाज पहले से सॉर्टेड हो रहेगा तो आप अच्छा करोगे, निकाल ले जाए। अच्छा करो। ओके, और आंसर राइटिंग के लिए क्या अप्रोच थी आपकी? बहुत आंसर लिखता था मैं। कितने लिखते थे? मैं वैसे जब मैं मेंस नहीं लिख भी रहा था तब भी लिखता था मैं। अच्छा, ठीक है। तो एक साल ऐसा था कि मेरे प्रीलिम्स होने वाली थी, तो मैं सोचा कि ले लेता हूँ, टेस्ट सीरीज ले ली, लिख लिया, नहीं हुआ प्रीलिम्स, लेकिन मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। तो कंटिन्यू किया मैं उसको, डेली 2-3 लिखता था मैं, डेली लिखता था 2-3। लेकिन चूँकि लास्ट ईयर मेंस क्लियर के बाद मैं उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं किया था। इस साल मैं टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया था। अच्छा, ठीक है। तो मैं बस फोकस करता था फ्रेमिंग पे कि मैं कैसे फ्रेम कैसे कर लूँ और घर पे ही लिख लूँ। कोई 3 घंटे की सीरीज मैंने नहीं लिखी इस बार। ठीक है। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट मेंस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द PYQs. If you understand the PYQs better or you have analyzed it from the thought-provoking ideas, like I also used to have a ChatGPT reference. जी बिल्कुल। तो जैसे मान लो सप्लाई चेन है, तो मे बी somebody will write supply chain resilience. I used to tell ChatGPT to suggest some new words about it. He was suggesting supply chain resilience, supply chain green initiative. सप्लाई वर्ड मिलते हैं उनको। हाँ, तो उसको थोड़ा सा आप रख लो, इकोनॉमी के अलग से रख लो, वैसे ऐसे करके मैंने कुछ कुछ नोट्स बनाए थे। तो क्या ये जो चैट जीपीटी वगैरह ये सारी चीजें फायदा मिला इन सब का? देखो यार, इसको ना आप कैसे इस्तेमाल करते हो उस पर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली यू हैव टू मेमोराइज इट एंड यू हैव टू राइट इट। तो ग्रास्पिंग पे फोकस करो। चैट जीपीटी के बाद थोड़ा इजी ये हो गया है कि आप ना कोई भी डाउट आता है तो आप गूगल पे डालोगे तो वो डाउट सॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, लाइक वाई Russia was trying to include India into SCO. China was not helping India to become a member of it. तो फिर आप चैट जीपीटी पे डालो, वो बता देगा सीधा। मतलब सारी चीजें एक जगह इकट्ठा हो गया, आप पे मिल जाएंगे। इकट्ठा से ज्यादा है कि आपकी क्यूरियोसिटी लेवल है ना, उसको वो सेटिस्फाई करता है। ओके ओके, तो वो हेल्प हो जाता है। तो मुझे लगता है आपका जो सारे डाउट्स सर ने क्लियर कर दिए होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही होंगी प्रिपरेशन के दौरान। तो लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? प्लान करके आओ जी, डोंट मेक इट लाइक आई विल बी देयर टिल द एंड ऑफ इट। ओके, लाइफ डजंट एंड हियर इटसेल्फ। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये मैं खुद को भी यही कहता हूँ। ठीक है जी। और ऑल्टरनेटिव रखो, प्लान भी रखो। ठीक है। और फोकस रखो कि जो भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम के सर्टेन वैल्यूज़ हैं। प्रीलिम्स में इट इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग दी मेंटल कैपेसिटी, whether you are good at memorizing facts or not, whether you can keep yourself cool and calm, composed at the examination center or not. मेंस में ये सारी वैल्यूज टेस्ट नहीं होती है। मेंस में टेस्ट होती है क्योंकि आपको पता है ना कि क्वेश्चन आएंगे, मैं लिखूंगा ही। वहाँ पे टेस्ट होती है कि whether you can recall it or not, whether you can have that speed or not. So that if you bring down all the phrase at the value system, तो वैल्यू अगर टिक कर रहे हो, then you can find yourself कि अब मैं एलिजिबल हूँ कि मैं तीनों क्लियर कर लूंगा। I was not very good at interview last year, so I noted down कि मेरी कौन सी वैल्यूज कम रही है। So I find it that I was not very focused, I was not very into practicing things, I was not very good at mirroring। ठीक है, वो चीज़ें मैं जब वैल्यू पे आप लेके आते हो ना, तो वो थोड़ा सा इजी कर देता है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने बहुत सारी चीज़ों को बताया, बहुत सारी चीज़ों को आपने क्लियर किया। उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।